दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, अर्नब को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल फिर होगी सुनवाई। अमेरिका में जीत की ओर बढ़ रहे जो बाइडेन, हिंसा की आशंका। एसआईटी ने की विकास के 50 मददगार पुलिस वालों की पहचान। नीतीश ने योगी की बात को फालतू बताया, एनडीए में घमासान। मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन किया तो विधायक के कॉलेज पर कार्रवाई। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का समय है, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे। गुजारिश यही है कि हम सब गोदी मीडिया की कारगुजारियों से भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन वाकिफ होने भर से काम नहीं चलेगा, उससे लड़ना भी होगा और इसके लिए स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और फिर उसमें से आप अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए सत्य हिंदी की इस पहल को समर्थन देंगे, सहयोग देंगे, प्रोत्साहन देंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वह शुक्रवार के दिन में 3 बजे इस पर सुनवाई करेगी। याचिका में अर्नब ने आत्महत्या के इस मामले में हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहा करने की मांग की थी। बुधवार की रात को अलीबाग की एक अदालत ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस शिंदे ने कहा कि वह दोनों पक्षों को सुनेंगे और कल इस बारे में आदेश जारी करेंगे। इससे पहले अर्नब ने अलीबाग अदालत में दायर जमानत याचिका को वापस ले लिया था। उधर शिवसेना ने अर्नब के मुद्दे पर अपने मुखपत्र में बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी नेताओं को अर्नब की गिरफ्तारी के बाद अचानक से आपातकाल जैसे हालात नजर आने लगे। लेकिन जब गुजरात में सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकार पर राजद्रोह का केस किया जाता है और यूपी में पत्रकारों को मारा जाता है, तब ऐसा कुछ नजर नहीं आता। शिवसेना ने कहा, लोकतंत्र के पहले स्तंभ को कुचलने वाले चौथे स्तंभ पर चिंता जता रहे हैं। तो 2 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि अर्नब गोस्वामी को जमानत आज नहीं मिल पाई है। संभावना है कि उन्हें कल जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह का मामला है उसमें ये पूरी संभावना रहती है कि अदालत थोड़ा सा उदारता बरते और उन्हें जमानत दे दे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जांच चल रही है उस पूरे मामले की, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्वय और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाया, क्योंकि उनके जो बकाया राशि थी वो उन्होंने भुगतान उसका नहीं किया था। तो इसकी पूरी जांच होगी और जांच के दौरान हो सकता है कि उनके खिलाफ और भी कार्रवाई हो। यही नहीं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं और भी मामलों पर कार्रवाई चल रही है। तो आप अगर कुछ दिनों बाद फिर ये सुने कि अर्नब गोस्वामी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दरअसल अर्नब गोस्वामी जिस ढंग की पत्रकारिता इस देश में कर रहे हैं और जिस तरह की पत्रकारिता को उन्होंने आगे बढ़ाया है, दरअसल वो पत्रकारिता तो है ही नहीं, वो एक पार्टी की, एक सरकार की प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसमें एक सरकार के साथ खड़े होते हुए उन्होंने तमाम सरकारों के खिलाफ एक तरह का अभियान छेड़ रखा था। झूठ से भरा अभियान, फर्जीवाड़े से भरा अभियान, और उसमें द्वेष थी, हिंसा थी, राजनीतिक दुर्भावना थी। इस वजह से जाहिर है कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी उस दुर्भावना का जवाब इस तरह से दिया है। तो ये जो भी हो रहा है उसके लिए खुद अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार हैं। उनकी जिस तरह की पत्रकारिता है वो जिम्मेदार है। इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी रखना, हमदर्दी पैदा होना, ये गैर वाजिब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें इस
जो भी जिस भी तरह की पत्रकारिता वो करते रहे हैं उसके नतीजे भुगतना ही पड़ेगा और भुगतना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता को बदनाम किया है, पूरे मीडिया को बदनाम किया है। और बदनाम करनी तो एक बात है, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम भी वो लगातार करते रहे हैं। और ये मीडिया की पूरी बिरादरी में लगभग इस मामले में एक राय है, भले ही कुछ बोलें और कहे कुछ लोग चुप रहें। आम जनता भी, आम दर्शक भी देख ही रहा है उनको, और उनके बारे में उसकी राय भी भिन्न नहीं है। बेशक जो सत्ता में हैं, जिनका प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, जिनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो एक पूरे चैनल का इस्तेमाल करते हैं, वो निश्चित रूप से इससे नाखुश होंगे और जवाबी हमले करेंगे, जैसा कि मंत्रियों ने ट्वीट करके किया भी। अब शिवसेना ने भी उसका जवाब दिया है। हम सब जानते हैं कि इस सरकार ने किसी भी लोकतंत्र के खंभे का सम्मान नहीं किया है, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका और न ही विधायिका का। जिस तरह से इसने इसको चलाया है वो कतई लोकतांत्रिक रवैया नहीं रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जिसे चौथा खंभा कहा जाता है, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्रियों ने कल काफ़ी चिंताएं जताई थी और आपातकाल जैसी स्थिति की बात की थी, उसके साथ भी उसका व्यवहार कोई बहुत लोकतांत्रिक नहीं रहा है। उसने उसे गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया है, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए। इसलिए इस पूरे मामले में जो कुछ भी हो रहा है कानून के रास्ते से उसे चलने देना चाहिए, और जो भी अर्णब गोस्वामी भुगतते हैं उसके लिए उनके साथ किसी तरह की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगली खबर लेते हैं। दुनिया भर की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर हैं और वहां नतीजे आने में वक्त लग रहा है। वैसे तो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े 270 इलेक्टोरल वोटों से महज 6 वोट दूर हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ जीत के पास पहुंच चुके हैं, जबकि 214 के साथ ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली के आरोप जड़ दिए हैं, वो कोर्ट में भी पहुंच गए हैं। उधर ट्रंप और बाइडेन दोनों के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा जैसे हालात पैदा होने की आशंका के चलते 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेनवर में पुलिस से झड़प के बाद 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मिनियापोलिस में ट्रैफिक ब्लॉक करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं। न्यूयॉर्क में बुधवार देर रात करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पोर्टलैंड में तनाव इतना बढ़ गया था कि पुलिस ने इसे दंगे के हालात करार दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही, चुनाव के पहले से ही ये कह रहे थे कि वो परिणामों को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। वो जिस तरह की वोटिंग इस कोरोना काल के लिए तय की थी उससे सहमत नहीं थे और बार बार ये कह रहे थे कि वो आसानी से सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेंगे, चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो कि एक राष्ट्रपति पद पे बैठे व्यक्ति के लिए कतई शोभा नहीं देता। अमेरिका जो कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसका राष्ट्रपति अगर इस तरह से व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए भी शर्मनाक है और पूरे जो दुनिया भर के लोकतंत्र हैं उनके लिए भी बड़ी खटकने वाली बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के व्यक्ति हैं, उनको चुनने वाले दोषी हैं, वो अमेरिकी लोग दोषी हैं जिन्होंने इस तरह के व्यक्ति को प्रेसिडेंट के लिए चुना 2016 में, और जिसने 4 साल तक उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अभी भी बना रहा है। और इस चुनाव में भी देखिए कि उन्हें भरपूर जनमत मिला है। ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ एक हवा बनी हो और बाइडेन या जो उनके प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं वो स्वीप कर गए हों। बहुत बड़ी तादाद में उनको जन समर्थन फिर भी मिला है, भले ही वो अभी जीत से थोड़ा दूर हैं। अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा। बाइडेन आगे ज़रूर हैं, लेकिन स्थितियां अभी बहुत उलझी हुई हैं। कल शाम तक शायद कुछ तस्वीर साफ हो, या हो सकता है कि और भी वक्त लगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यवहार से जता दिया है कि वो किस तरह के नेता हैं और किस तरह से अमेरिका को चला रहे हैं, और अगर उन्हें 4 साल और मिल गए तो वो किस तरह से चलाएंगे। तो ये अमेरिका के लिए दुर्दिन का संकेत तो है ही। अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने माहौल बना दिया है कि अब वहाँ दंगे के हालात बन रहे हैं, जगह जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे गए हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल अब इस समय हो सकता है, जो कि अमेरिका को फिर से एक हिंसा की आग में झोंक सकता है, अस्थिर कर सकता है। लगातार अमेरिका पर चोट पड़े जा रही है कोरोना की वजह से। ब्लैक लाइव्स
मूवमेंट की वजह से, और अब अगर अनरेस्ट होता है, असंतोष बढ़ता है, टकराव और हिंसा बढ़ती है, तो ये और भी अमेरिका के लिए दुखदायी होगा, और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी जिम्मेदार होगी। और अब अगली खबर लेते हैं। विकास दुबे कांड में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 50 पुलिस कर्मियों की इस गैंगस्टर से साठगांठ थी। रिपोर्ट में कुल 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 50 पुलिसकर्मी हैं। रिपोर्ट में से 700 पेज में पुलिस वालों और विकास दुबे के बीच क्या संबंध थे, इसका जिक्र किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे कुछ पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे को उसके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी। घटना के दिन यानी 3 जुलाई को विकास दुबे को छापे के बारे में पहले से खबर दी गई थी। इतना ही नहीं, उसने अपने लोगों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि कोई भी पुलिसकर्मी घटना स्थल से जिंदा न बचे। इंडिया टुडे के मुताबिक एसआईटी ने पड़ताल के दौरान 100 लोगों को जांच में शामिल किया था। इनमें पुलिसकर्मी, बिकरू गांव के लोग, बाहर के पुलिस अफसर और कानपुर के व्यवसायी थे। इनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सभी लोग विकास दुबे के साथ इस नापाक गठजोड़ में शामिल पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये रिपोर्ट को हम कैसे देखें? पहला तो ये है कि ये रिपोर्ट बताती है कि पुलिस में किस तरह से गैंगों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ, माफिया के साथ पुलिस की मिली भगत है। एक विकास दुबे के साथ ही 50 पुलिसकर्मी मिले जुले पाए गए हैं। उन्होंने अपने ही पुलिस दल के खिलाफ उसको इन्फॉर्मेशन दी और अपने ही साथी पुलिस वालों को की मौत के कारण वो बने हैं। तो एक तरफ तो ये एक पुलिस का जो वहाँ स्थिति हो गई है वो बताती है। दूसरा, योगी सरकार पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। और बड़े प्रश्न चिन्ह क्या हैं कि इन 3.5 सालों में वो दावा करते रहे कि उन्होंने यूपी से अपराध खत्म कर दिया है, तमाम माफिया को खत्म कर दिया है, सारे गैंगस्टर मारे गए हैं, और एनकाउंटर पे एनकाउंटर, करीब 2000 एनकाउंटर करके उन्होंने, जो जिनमें से ज़्यादातर फर्जी थे, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये घटना, ये जांच रिपोर्ट एसआईटी की बताती है कि योगी सरकार के सारे दावे फर्जी हैं। उसने कोई कार्रवाई नहीं, कोई सफाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस और भी करप्ट हो गई। पुलिस का अपराधियों और माफिया के साथ गठजोड़ और पक्का हो गया, और वो यहाँ तक कि अपने ही महकमे के लोगों को मरवाने तक के लिए उनके साथ शामिल हो गए, उनके साथ मिली भगत कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही भयानक पहलू है उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। अब एसआईटी जांच पर आते हैं। ये जांच पूरे मामले की एक हिस्से की जांच है। विकास दुबे ने पुलिस पर जो हमला किया था उस हिस्से की जांच है। लेकिन विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया गया, पूरी दुनिया के जानते बूझते कि ये होने जा रहा है और वो हो गया, उस एनकाउंटर पर अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट क्या कह रही है, ये चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। क्या वो एनकाउंटर फेक था? क्या वो सोची समझी साजिश के तहत किया गया था? प्लानिंग के तहत किया गया था? क्या ऊपर से हरी झंडी मिली थी पुलिस अधिकारियों की, राज्य सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और फिर उसे मारा गया था? और अगर इस तरह से मारा गया था गिरफ्तारी के बावजूद, तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि अगर पूरा राज्य, एक स्टेट इस तरह के हथकंडे आजमाता है, तो ये एक फांसीवादी राज्य की परिभाषा के तहत आता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रह जाती है। अगर अपराधी पकड़ में आए हैं तो उन्हें कानून के जरिए सजा मिलनी चाहिए, ना कि पुलिस वाले अपने बंदूक और बारूद का इस्तेमाल करके उसको धराशायी करके अपने स्तर पर निपटा दें। तो ये तीनों चीज़ें दिखा रही हैं कि पुलिस एक तरफ अपराधियों से मिली जुली है, दूसरी तरफ वो गलत तरीके आजमाती है अपराधियों को ख़त्म करने के लिए, तीसरी तरफ सरकार की भूमिका, मुख्यमंत्री की भूमिका। एसआईटी की रिपोर्ट को कई तरह से जब आप पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी, जो कि बहुत खौफनाक हैं। उत्तर प्रदेश का मंजर बहुत ही खौफनाक है। ये और भी बहुत सारी घटनाओं में, डॉक्टर कफील अहमद की घटना में भी दिखा था, हाथरस की घटना में भी दिखा था, और भी तमाम घटनाओं में ये, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट उसको और आगे ले जाती है और बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। अगली खबर लेते हैं। बिहार चुनाव प्रचार में बीजेपी और जेडीयू में वैचारिक खाई साफ तौर पर दिखने लगी है।
चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का जिक्र करते हुए कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी बातों को फालतू बात करार दिया है। नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में कहा, कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहाँ से कौन किसको देश से बाहर करेगा। ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को डैश डैश डैश, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इनको बाहर करेगा। ये सब कैसी बातें करते रहते हैं। यूं ही हमने तो जब से आपने मौका दिया है तब से आप बताइए समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है। सबको हमने एकजुट करने की कोशिश की है। हालांकि नीतीश ने किसी का नाम नहीं लिया। योगी ने अपने भाषण वाले वीडियो को ट्विटर पर डाला था तो नीतीश कुमार ने भी अपने इस भाषण को ट्विटर पर डाल दिया। उस वीडियो में नीतीश गुस्से में दिख रहे हैं। हाल में नीतीश कुमार ने जाति की, आबादी के आधार पर आरक्षण की वकालत की थी। माना जाता है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण हैं। नीतीश के इस आरक्षण की बात से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं आज नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले के धमदाहा में जेडीयू की रैली में कहा, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो एक भावनात्मक अपील कि मुझे वोट दीजिए। अभी राजनीतिज्ञों पर भरोसा मत कीजिए कि इसके बाद भी, आखिरी चुनाव कहने के बाद भी पता नहीं वो कितने चुनाव लड़ते जाएंगे और कहेंगे कि जनता की मांग पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे तुम्हें रिटायरमेंट ले चुका था। तो इसको दरकिनार कर दीजिए। अब आते हैं नीतीश कुमार ने योगी की जो बात है एनआरसी की और सीएए की, उस पर क्यों अटैक किया, काउंटर अटैक क्यों किया, जबकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के शरणागत हो गए थे। दरअसल मुद्दा ये है कि बीजेपी, जेडीयू को और नीतीश को उम्मीद है कि मुसलमानों के कुछ वोट उनको मिलते हैं और अगर बीजेपी इस तरह का प्रचार करेगी तो निश्चित रूप से उसके साथ गठबंधन में रहते हुए जो मुसलमान उनके साथ हैं वो भी भाग जाएंगे और उनको और भी बड़ा नुकसान होगा। पहले से ही वो उनकी पार्टी को लग रहा है कि सफाया होने वाला है, नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ है, जेडीयू के खिलाफ है। और ये बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह के बयान देंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर है, तो उन्होंने उसको वहीं पर काटने की कोशिश की, वहीं उसको इस तरह से झटक दिया जो कि योगी आदित्यनाथ को भी अखरा होगा कि उनके बारे में, उनके बयान के बारे में इतने हल्के ढंग से, इतने घटिया ढंग से उन पर चोट की गई है। तो ये एक मैसेज असल में नीतीश कुमार अपने मतदाताओं को देना चाह रहे थे, जैसे योगी आदित्यनाथ अपने मतदाताओं को मैसेज देना चाह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की एक ही भूमिका है चुनाव में, उन्हें और कुछ नहीं आता है कि कैसे हिंदू मुसलमान करें, कैसे पोलराइज करें। तो कभी वो लव जिहाद की बात करते हैं, कभी CARS एनआरसी की बात करते हैं और इसके जरिए, और ये चूंकि इस दौर के चुनाव में सीमांचल की सीटें बहुत ज़्यादा हैं जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो और वो बढ़ चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि और पोलराइजेशन हो हिंदी मुसलमान का, ताकि बीजेपी की सीटें पक्की हो सके। बीजेपी भी मुश्किल में है, जैसा कि हमने बताया कि नीतीश कुमार ने आरक्षण की बात कही। नीतीश कुमार खुद कमज़ोर हैं, जो कि उसके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, जेडीयू कमज़ोर है। तो ऐसे में स्थिति थोड़ा बीजेपी को दिक्कत में डाले हुई है। तो उसने सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देनी शुरू की है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी भी इसी भाषा पर उतर आए हैं, गिरिराज सिंह भी इसी भाषा पर उतर आए हैं, जेपी नड्डा भी यही बात बोल रहे हैं और दूसरे बीजेपी के नेता भी। तो ये जो डबल इंजन की सरकार या डबल इंजन का गठबंधन है, दरअसल दोनों इंजन विपरीत दिशा में चल रहे हैं और एनडीए के अंदर एक तरह का घमासान चल रहा है अंदर ही अंदर, जो अब बिल्कुल सतह पर आ गया है। नीतीश कुमार के बयान से ये झलक रहा है और निश्चित रूप से इस दौर के चुनाव में इस दोनों ही पार्टियों को ये डैमेज करेगा। अगली खबर लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ बीते गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करना कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को भारी पड़ गया है। भोपाल स्थित आरिफ के कॉलेज और स्कूल के कथित अतिक्रमण को नगर निगम के अमले ने गुरुवार की सुबह ढहा दिया। मसूद भोपाल से बाहर थे, ऐसे में उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 12,000 स्क्वायर फीट पर किए गए कथित अतिक्रमण को अमले ने तोड़ दिया। इमैनुअल मैक्रों के बयान के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग दुनिया भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में मुंबई और अलीगढ़ के अलावा भोपाल में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था। मसूद के आह्वान पर
पूरे पुराने भोपाल में हजारों मुस्लिम धर्मावलंबी जुटे थे। बहुत जल्दी में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों के जुटने से पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा था। मसूद ने प्रदर्शन को कांग्रेस से नहीं खुद से जोड़ा था। वहीं मसूद समर्थकों ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किए गए बयान का विरोध करना राज्य की सरकार को रास नहीं आया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भी समर्थकों ने सवाल उठाए। तो ये जो टाइमिंग है ये अपने आप में ही बता रहा है कि राज्य सरकार ने जो मसूद हैं उनके कॉलेज और उनके स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन किया था फ्रांस के खिलाफ, इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ। और ये प्रदर्शन करना एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं और दूसरे लोग भी प्रदर्शन करते रहे, किसान इस बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करते रहे, तो प्रदर्शन करने पे कोई इस तरह की आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोरोना काल है, उसमें कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन इस तरह से कार्रवाई करना, व्यक्ति को चुनकर, एक व्यक्ति को टारगेट करके उसके जो कॉलेज स्कूल को तोड़ना है, ये समझ में आ रहा है कि जो राज्य सरकार है किस दुर्भावना से ग्रस्त होकर, वो भी चूंकि आरिफ मसूद मुस्लिम विधायक हैं और भोपाल में उनकी पैठ है और उनको बीजेपी लगातार कोशिश करके भी हरा नहीं पा रही है, तो ये एक चिढ़ है और एक गुस्सा भी है, एक तिलमिलाहट है, वो इस मौके पर उसने निकालने की कोशिश की है। उसने न केवल कोशिश की बल्कि मुसलमानों को धमकाने की भी एक कोशिश है कि अगर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, इस तरह के प्रदर्शन करोगे, तो हम आपके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखिए कि कंगना रनौत के घर में जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी बीएमसी ने, तो कितना बवाल खड़ा कर दिया था इन्हीं संघ परिवारियों ने, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के समर्थकों ने। लेकिन अब जब एक विधायक के घर के कॉलेज और स्कूल को तोड़ा जा रहा है, तब सब तरफ खामोशी है। तो दोहरे मानदंड है बीजेपी के समर्थकों के, एक के बारे में कुछ, दूसरे के बारे में कुछ। तो ये निश्चित रूप से एक बदनीति से किया गया काम है और इसमें साफ झलकता है कि राज्य सरकार एक मुस्लिम विरोधी मानसिकता के साथ शासन कर रही है। तो मित्रों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपसे ये भी गुजारिश है कि आप इस satyhindi.com को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।